वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। आज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में। हमने जो पिछले वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया केमिकल कार्सिनोजेनेसिस एंड फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में। आज हम देखते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में। ओके, सो बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस में जो एजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। ओके, और यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस है विच इज़ मेनली कॉज्ड बाय द बायोलॉजिकल एजेंट्स, एग्जांपल लाइक पैरासाइट्स, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया। ओके, और इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वायरस। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस के बारे में। तो यहाँ पे टू टाइप्स के ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस एंड आरएनए ऑन्कोजेनिक वायरस। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम देखते हैं डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस के बारे में। तो डीएनए ऑन्कोजेनिक वायरस है तो उसमें मेनली हम देखते हैं 4 टाइप्स के वायरस और उसके एसोसिएटेड कैंसर के बारे में। फर्स्ट है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के एसोसिएटेड कैंसर में कौन कौन से आएंगे? सर्वाइकल कैंसर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड स्किन कैंसर। ओके, दूसरा है एप्स्टीन बार वायरस। सो एप्स्टीन बार वायरस के जो एसोसिएटेड कैंसर में होगा बर्किट्स लिम्फोमा एंड नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा। ओके, थर्ड है ह्यूमन हर्पिस वायरस 8। सो उसके एसोसिएटेड कैंसर में होगा कैपोसिस सार्कोमा। एंड फोर्थ वन है हिपेटाइटिस बी वायरस और उसके एसोसिएटेड कैंसर्स में होगा हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। ओके, तो यहाँ पे जो मेनली 2 जो वायरस है यहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड एप्स्टीन बार वायरस, उसके जो ऑन्कोजेनिक मैकेनिज्म है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होगा यहाँ पे क्या होगा कि वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू द टारगेट एपिथेलियल सेल। आफ्टर द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन दिस वायरल डीएनए विच इंटीग्रेटेड इनटू द टारगेट एपिथेलियल सेल, और उसकी वजह से यहाँ पे 2 टाइप्स के इफेक्ट हो गए। फर्स्ट होगा लॉस ऑफ E2 वायरल रिसेप्शन एंड दूसरा होगा ओवर एक्सप्रेशन ऑफ वायरल ऑन्कोप्रोटीन E6 एंड E7। ओके, सो यहाँ पे जो ओवर एक्सप्रेशन की वजह से जो इफेक्ट होगी उसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट है ऑन्कोजेनिक इफेक्ट ऑफ E6। ओके, और यहाँ पे जो ऑन्कोजेनिक इफेक्ट है उसमें जो फर्स्ट इफेक्ट होगा डिग्रेडेशन ऑफ P53। तो यहाँ पे जो P53 जीन है उसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस किया था और जो एपोप्टोसिस है उसमें भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो P53 जीन है वो क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। लेकिन जो यहाँ पे क्या होगा कि डिग्रेडेशन ऑफ P53 जीन्स, उसकी वजह से जो उसकी जो ट्यूमर सप्रेसर जीन की जो इफेक्ट होती है वो यहाँ पे इनिबिट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है इनिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर इफेक्ट। एंड दूसरा इफेक्ट होगा ब्लॉकेज ऑफ एपोप्टोसिस। मैंने एपोप्टोसिस के वीडियो में बताया था कि जो P53 जीन है वो एपोप्टोसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे जो P53 जीन है उसका डिग्रेडेशन होगा, इसलिए यहाँ पे जो क्या होगा कि एपोप्टोसिस ब्लॉक हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे जो नॉर्मल क्या होता है कि P53 जीन है वो क्या करता है, जो एपोप्टोटिक जीन है बेक्स जीन उसका स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से सेल का एपोप्टोसिस होता है। लेकिन यहाँ पे जो डिग्रेडेशन हो जाने की वजह से इस जो पाथवे है नॉर्मल पाथवे P53 का वो इनिबिशन हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे होगा ब्लॉकेज ऑफ एपोप्टोसिस। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। और यहाँ पे दूसरा इफेक्ट है देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टेलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इट विल लीड्स टू द इमोर्टलाइजेशन ऑफ सेल। ओके, तो ये हो गया ऑन्कोजेनिक इफेक्ट ऑफ E6 के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑन्कोजेनिक इफेक्ट ऑफ E7 के बारे में। और यहाँ पे जो मैंने एक आरबी जीन का जो वीडियो था उसमें भी आरबी रेटिनोब्लास्टोमा और उसके एसोसिएटेड कैंसर के बारे में मैंने बताया था आरबी प्रोटीन के। और यहाँ पे जो ऑन्कोजेनिक इफेक्ट होगा E7 का उसमें फर्स्ट होगा देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ आरबी प्रोटीन एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ E2F ट्रांसक्रिप्शन। देयर इज अ रिमूवल ऑफ सेल साइकिल ब्रेकेज। ओके, वो मैंने पूरा डिस्कस किया था डिटेल में, वो आप वीडियो देख लेना। यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ सेल साइकिल ब्रेकेज by the binding of RB protein and there is a displacement of E2F transcription। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा है there is a inactivation of CDK inhibitors। CDK inhibitors है उसका इनएक्टिवेशन हो जाने की वजह से there is a increase of cell cycle proliferation और उसकी वजह से सेल साइकिल इंक्रीज होगा। ओके, और यहाँ पे जो थर्ड वन है there is a stimulation of cyclin D, E and CDK4। ओके, तो ये तो हो गया ऑन्कोजेनिक इफेक्ट ऑफ E7। यहाँ पे जो मैंने एक
समरी लिखा है कि E6 और E7 का ऑन्कोजेनिक इफेक्ट कैसे होता है। सो देखिए, तो फर्स्ट E6 का क्या मैंने बताया था, डिग्रेडेशन ऑफ P53 और इट विल लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ एपोप्टोसिस। सो देयर इज अ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ टेलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर। और यहाँ पे जो E7 है उसका जो इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे होगा बाइंडिंग ऑफ RB प्रोटीन एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ RB E2F ट्रांसक्रिप्शन। और उसकी वजह से क्या होगा कि CD के इनिबिटर से वो इनएक्टिवेट हो गए और देयर इज अ एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन D, E एंड CDK4। सो दोनों की कंबाइन इफेक्ट क्या होगी कि सेल साइकिल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी। और दूसरा इफेक्ट होगा इमोर्टलाइजेशन एंड थर्ड होगा जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। ओके, सो ये तो हो गया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसकी जो ऑन्कोजेनिक मैकेनिज्म है उसके बारे में। अब दूसरा समझते हैं कि एप्स्टीन बार वायरस है उसके एसोसिएटेड कैंसर और उसकी मैकेनिज्म है। सो उसके एसोसिएटेड कैंसर में मैंने बताया था कि उसके एसोसिएटेड कैंसर में कौन सा आएगा, बर्किट्स लिम्फोमा एंड दूसरा आएगा नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा। और उसकी जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सो यहाँ पे मोस्टली जो एप्स्टीन बार वायरस होता है वो क्या करता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स है एंड जो एपिथेलियल सेल है उसको इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने फिगर में बताया है कि बी लिम्फोसाइट जो एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्टेड है और दूसरा है एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्टेड एपिथेलियल सेल। ओके, और उसकी जो इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, देयर इज अ एक्सप्रेशन ऑफ वायरल ऑन्कोप्रोटीन LMP1। ओके, सो उसकी वजह से यहाँ पे 3 इफेक्ट होती है। देखिए, तो फर्स्ट होता है देयर इज अ एक्टिवेशन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक जीन्स BCL2। एपोप्टोसिस में बताया था कि जो ये BCL2 है वो क्या है, एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है। वो क्या करता है कि एपोप्टोसिस को इनिबिट करता है। सो यहाँ पे क्या होगा कि बी सेल प्रोलिफरेशन होगा। ओके, और उसकी एसोसिएटेड बर्किट्स लिम्फोमा होगा। और दूसरा इफेक्ट है देयर इज अ इलेबोरेशन ऑफ एप्स्टीन बार वायरस न्यूक्लियर एंटीजन। और उसकी वजह से क्या होगा कि देयर इज अ स्टिम्युलेशन ऑफ साइक्लिन D एंड SRC फैमिली। और उसकी वजह से होगा बी सेल प्रोलिफरेशन। और यहाँ पे जो थर्ड मैकेनिज्म है, थर्ड मैकेनिज्म में कौन सा आएगा, देयर इज अ डिसरेगुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। देखिए, जो यहाँ पे वायरल ऑन्कोप्रोटीन है वो क्या करता है कि जो CD4 मॉलिक्यूल होता है जो बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे उसकी तरह एक्ट करता है, उसकी तरह इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डिसरेगुलेशन होगा सेल प्रोलिफरेशन। और उसका जो ग्रोथ सिग्नलिंग होगा वाया दी जो ग्रोथ सिग्नलिंग जो पाथवे है, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा जेक्स्टेट पाथवे, और उसकी वजह से क्या होगा कि बी सेल का प्रोलिफरेशन होगा। ओके, सो इस मैकेनिज्म में आपको क्या याद रखना है कि जो एप्स्टीन बार वायरस है वो मेनली बी लिम्फोसाइट्स एंड एपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट करता है। उसकी वजह से देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ वायरल ऑन्कोप्रोटीन LMP1 और उसकी वजह से 3 इफेक्ट होती है। देयर इज एक्टिवेशन ऑफ BCL2, elaboration of Epstein-Barr virus nuclear antigen, and there is a dysregulation of cell proliferation. It will lead to the B cell proliferation और उसके एसोसिएटेड कैंसर। ओके, तो ये हो गया एप्स्टीन बार वायरस मैकेनिज्म। सो जो हमने डिस्कस किए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड एप्स्टीन बार वायरस, वो क्या है, ऑन्कोजेनिक DNA ऑन्कोजेनिक वायरस है। अब हम समझते हैं कि जो RNA ऑन्कोजेनिक वायरस है, ओके, RNA ऑन्कोजेनिक वायरस उसके बारे में। तो यहाँ पे जो RNA ऑन्कोजेनिक वायरस है उसमें मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस एंड हेपेटाइटिस C वायरस। सो यहाँ पे जो हेपेटाइटिस C वायरस है उसके एसोसिएटेड कैंसर्स में होगा हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। ओके, और यहाँ पे जो ह्यूमन T सेल लिम्फोसाइटिक वायरस है उसके 2 टाइप्स है, HTLV1 एंड HTLV2, और उसके जो एसोसिएटेड कैंसर्स में होगा उसका नाम है एडल्ट T सेल ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। ओके, सो ये तो हो गया वायरस और उसके एसोसिएटेड कैंसर के बारे में। और उस यहाँ पे जो उसकी मैकेनिज्म है उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, सो यहाँ पे जो RNA ऑन्कोजेनिक वायरस है उसमें जो जीनोम होता है उसे हम कहते हैं HTLV1 जीनोम्स, जो बेसिकली जो ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 1 है उसका जीनोम है। और उस जीनोम में एक रीजन होता है, उस रीजन में हम कहते हैं PX रीजन। जो PX रीजन है वो क्या करता है कि जो वायरल ऑन्कोप्रोटीन है टेक्स एंड रेक्स वायरल ऑन्कोप्रोटीन है उसका इनकोड्स करता है, मतलब उसका एक्सप्रेशन करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो
टेक्स वायरल ऑन्कोप्रोटीन है वो क्या करता है कि देयर इज अ इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ सेल्यूलर जीन विच कंट्रोल्स द टी सेल रेप्लिकेशन। मतलब जो यहाँ पे टेक्स ऑन्कोप्रोटीन है वो सेल्यूलर जीन का एक्सप्रेशन को इंक्रीज करेगा, जो मतलब टी सेल का रेप्लिकेशन के लिए जो कंट्रोल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका एक्सप्रेशन होगा, जिसकी वजह से टी सेल का प्रोलिफरेशन होगा। ओके, और यहाँ पे जो दूसरा जो रेक्स ऑन्कोप्रोटीन है वो क्या करता है, जो mRNA है उसका एक्सप्रेशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि जो वायरल प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और वायरल प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा। ओके, सो इट विल लीड टू दिस टी सेल रेप्लिकेशन। ओके, तो ये तो हो गया जो यहाँ पे टेक्स और रेक्स वायरल ऑन्कोप्रोटीन है उसके बारे में। और यहाँ पे जो टेक्स प्रोटीन है उसकी एक अनदर मैकेनिज्म है, वो क्या करता है कि जो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा है उसका स्टिमुलेशन करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो साइटोकाइन्स है उसका लेवल इंक्रीज होगा, और साइटोकाइन का लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से सेल प्रोलिफरेशन होगा। और ये दूसरा है क्या कि जो मैंने बताया था कि जो साइक्लिन्स है वो सेल साइकिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो सेल साइकिल का एक्सप्रेशन करते हैं। ओके, और जो टेक्स प्रोटीन है वो क्या करेगा कि जो साइक्लिन्स है उसका स्टिमुलेशन होगा, और जो स्टिमुलेशन हो जाने की वजह से देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सेल साइकिल। ओके, जो सेल साइकिल कंटिन्यू होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल प्रोलिफरेशन होगा। और जो थर्ड मैकेनिज्म है वो क्या करेगा, देयर इज अ इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। सो ट्यूमर सप्रेसर इफेक्ट कम हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा। ओके, सो तो इस वीडियो में हमने जो बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनेसिस है और उसकी जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू।